नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा की आज शुरुआत यूक्रेन से बहुत ही डराने वाली खबर के साथ करेंगे, क्योंकि अब मिसाइल ही नहीं बल्कि टैंक से भी परमाणु युद्ध का खतरा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। नेटो से जेलेंस्की की एक डिमांड ने पुतिन को इतना नाराज कर दिया कि अमेरिका भी डरा सहमा हुआ है। जेलेंस्की ने 300 टैंक यहां पर मांगी है और अब पुतिन इन टैंकों को रोकने के लिए 300 मिसाइल भी चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में टैंक से क्यों परमाणु युद्ध का खतरा अचानक बढ़ गया, पूरी डिटेल इस 10 मिनट की रिपोर्ट में आज आप जरूर देखें। क्या 11 महीने की जंग के बाद अब टैंकों की भीषण जंग से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? क्या यूक्रेन को रौंद रही रूसी सेना अब ऐसे चक्रव्यूह में घिर चुकी है जहां रूस का विनाश तय? क्या जर्मनी का लेपर्ड 2 और अमेरिका का एब्रम टैंक वाकई में पुतिन के रूस को हरा सकते हैं? कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये क्यों कहने लगे हैं कि रूस को तबाह करने के चक्कर में नाटो परमाणु आग से खेल रहा है। क्या वाकई में अब 11 महीने की जंग के बाद नाटो रूस से सीधा मुकाबला यूक्रेन में करने जा रहा है? अगर अमेरिका ब्रिटेन के साथ नाटो के 30 देश रूस पर हमला करेंगे तो ऐसे हालात में पुतिन का रूस क्या करेगा? पुतिन के रूस ने साफ कहा है कि इस वक्त जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो रूस के खिलाफ जबरदस्त साजिश रच रहे हैं। अगर ये साजिश जंग में सामने आई तो फिर पुतिन का रूस जंग में विनाश की सारी हदें तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस ने एक तरह से परमाणु युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। सोलेदार पर रूस का कब्जा होने के बाद ऐसा लग रहा था कि रूस अगले 4 हफ्तों में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा, लेकिन जैसे ही रूस की फौज ने खेरसोन, ज़ापोरिज्जिया, निप्रोपेट्रोव्स्क और माइकोलाइव ओब्लास्ट में यूक्रेन को तबाह करना शुरू किया, नाटो के होश उड़ गए। नाटो को समझ नहीं आया कि अगर रूस इसी तरह से यूक्रेन को रौंदता रहा तो पुतिन का रूस तो अगले 1 महीने में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। इसी को देखते हुए असल में यूक्रेन की भारी तबाही के पीछे रूस के T-72, T-90 जैसे टैंक माने जा रहे हैं, जिनके जबरदस्त कवच, भयानक मारक क्षमता के सामने यूक्रेन की फौज मटिया मेट होती जा रही है। रूसी टैंकों के खौफ का यह आलम है कि उनके आने की आवाज से ही यूक्रेन की फौज कई इलाकों से भाग गई है। टैंकों की जंग में रूस को दुनिया के सबसे माहिर देशों में से एक माना जाता है। इस वक्त यूक्रेन में एक-एक गांव, कस्बे और शहरों पर जबरदस्त कब्जे की लड़ाई चल रही है, जबकि यूक्रेन का साथ दे रहे नाटो की घातक मिसाइलें, रॉकेट, आर्मी और भारी हथियार रूसी फौज को रोक तक नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब जर्मनी और अमेरिका ने हारते यूक्रेन को अपने सबसे घातक टैंक देने का फैसला किया है, ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले कह चुके हैं कि हमें 5, 10 या 15 नहीं बल्कि सैकड़ों टैंक की जरूरत है, ताकि हम रूस का मुकाबला कर सकें। Але важливо бачити реальність. Справа не у 5 чи 10 чи 15 танках. Потреба більше. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному і кожній, хто нас в цьому підтримує. Однак дискусії
जब से पुतिन ने रूस के स्पेशल ऑपरेशन का चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को बनाया है, तब से देखा जा रहा है कि रूस भयानक तरीके से हमला कर रहा है। यूक्रेन के सोलेदार पर एक ही दिन में 91 बार हमला हुआ। रूस ने जमीन से टैंक और तोपों से हमला किया, जबकि आकाश और समंदर से घातक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसने यूक्रेनी फौज को संभलने का मौका तक नहीं दिया। रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास पर कब्जा करने का मिशन तय कर रखा है। बखमुत, क्राइमिया रूस के सीधे टारगेट पर है, लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका खुलकर जंग में उतर रहे हैं। रूसी सेना को करारा जवाब देने के लिए दुनिया के 2 सबसे घातक टैंक मैदान में उतरने जा रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी दोनों ही अब यूक्रेन को अपने M1 एब्रम्स और लेपर्ड 2 टैंक देने जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के महाबली T-90 से निपटने के लिए अमेरिका और यूक्रेन से लंबे समय से इन टैंकों को देने की गुहार लगा रहे थे। खबरों के मुताबिक अब अमेरिका और जर्मनी यूक्रेन को अपने सबसे घातक टैंक देंगे, जबकि ब्रिटेन यूक्रेन को पहले ही अपने 14 चैलेंजर 2S टैंक देने का वादा कर चुका है, जो जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। अब यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से 30 M1 एब्रम्स टैंक मिलेंगे, जबकि जर्मनी 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देगा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के टैंक रूस के T-90 टैंक को तबाह कर देंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि चैलेंजर 2S, लेपर्ड 2 और M1 एब्रम्स टैंक युद्ध में गेम चेंजर साबित होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हारते यूक्रेन के लिए इन टैंकों को संजीवनी बता रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में रूस क्या करेगा? Very sophisticated, advanced weapon, and the administration had previously said that these tanks were not particularly relevant or useful for the Ukrainian military because they require so much fuel, they require a lot of maintenance, and they require a lot of additional technical support. यूक्रेन को बेशक टैंक मिल जाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि रूस नाटो के इस कदम पर क्या करेगा। रूस ने पश्चिमी देशों के टैंक पर अपना जबरदस्त गुस्सा दिखाया है। रूस ने साफ कहा है कि रूस के खिलाफ जबरदस्त उकसावे की कार्रवाई है, जिसे रूस रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस की तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद से डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन ने चैलेंजर 2S, लेपर्ड 2 और M1 एब्रम टैंक्स इस्तेमाल किए, तो फिर रूस यूक्रेन के साथ साथ कम से कम यूरोप के 10 देशों पर सीधा परमाणु हमला करेगा। और ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग रूस के 6000 परमाणु बम यूरोप और अमेरिका का क्या हाल करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ टैंक युद्ध अब परमाणु युद्ध करा सकता है, क्योंकि रूस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ना तो उसके पास हथियारों की कमी है और ना ही घातक मिसाइलों की। अगर नाटो और पश्चिमी देश ये सोचते हैं कि रूस की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, तो ऐसे देशों को रूस बता देना चाहता है कि एक दिन में दुनिया जितनी मिसाइलें बना रही है, उससे 3 गुना मिसाइलें रूस एक दिन में बना रहा है। जरा देखिए राष्ट्रपति पुतिन के तेवर, जो सीधे सीधे नाटो और अमेरिका जैसे देशों को चेतावनी दे रहे हैं। В 3 раза больше, даже больше, чем в 3 раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Ну, кроме всего прочего, конечно, и сами системы современные и надежные. Но, тем не менее, конечно, все бывает, но в पुतिन के तेवरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रूस को हराने के चक्कर में कहीं दुनिया परमाणु जंग की आग में भस्म ना हो जाए। अब जिस तरह से अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के घातक टैंक युद्ध में उतरने जा रहे हैं, वो वाकई यूरोप और अमेरिका के विनाश की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जितनी तादाद में घातक टैंक मांग रहे हैं, शायद उतने टैंक यूक्रेन को नहीं मिल पाएंगे। हम आपको वो आंकड़ा दिखाते हैं जिसके दम पर दावा किया जा रहा है कि रूस को हराने के लिए यूक्रेन को कितने टैंकों की जरूरत है। रूस को हराने के लिए 300 टैंक चाहिए,
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो और पश्चिमी देशों से सबसे एडवांस 300 टैंक मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि अगर 300 घातक टैंक मिले तो रूस को हरा देंगे, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस को सबसे घातक 300 टैंक्स नहीं मिल पाएंगे। खबरों के मुताबिक पश्चिमी देशों से यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा 100 टैंक मिल पाएंगे, जिससे जंग पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अकेले चैलेंजर 2S, लेपर्ड 2 और M1 एब्रम्स टैंक के बलबूते यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाएगा। पोलैंड के अधिकारियों ने तो साफ कह दिया है कि 14 लेपर्ड टैंकों के भरोसे यूक्रेन को मजबूत नहीं किया जा सकता। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाटो टैंकों से माहौल बनाने में जुटा है? क्या रूस को टैंकों के बलबूते जंग में हराया जा सकता है? अभी जिस स्तर पर भयानक जंग चल रही है, उसे लेकर यूक्रेन बुरी तरह से फंस गया। अमेरिका और नाटो के घातक हथियार रूस को यूक्रेन से खदेड़ नहीं पाए हैं। हालांकि जंग में अब तक 1,22,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की तादाद में रूसी टैंक तबाह हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस लगातार यूक्रेन पर कब्जा करता जा रहा है। अब हारते यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, जिसे रूसी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के सबसे घातक हेलीकॉप्टर KA-52 को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 3 KA-52 हेलीकॉप्टर ने उनकी फौज पर जबरदस्त हमला किया था, लेकिन यूक्रेन की फौज ने 30 मिनट के अंदर रूस के 3 KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। हालांकि यूक्रेन के इन दावों की पुष्टि रूस ने नहीं की है। बेशक जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन यह भी सच है कि इस वक्त रूस 50 देशों के हथियार से सीधा मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से जहां ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका जैसे पावरफुल देश जंग में अब सीधे कूद रहे हैं, उसने इस युद्ध को बेहद खौफनाक बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका के साथ नाटो के 30 देश मिलकर रूस को तबाह करने में जुटे हैं। हालांकि नाटो में शामिल जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक देने के साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि हमें यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की पार्टी नहीं बनना चाहिए, इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं। देखिए जर्मनी की रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस रूस के परमाणु तेवरों को देखकर कैसे नाटो को अलर्ट कर रहे हैं। Es gilt bis heute für dich, lieber Jens, aber auch für uns natürlich, die NATO darf dabei nicht Kriegspartei werden. Und gleichzeitig ist aber der Zusammenhalt der Allianz von zentraler Bedeutung, sowohl in der Außenwirkung gegenüber der Ukraine. पुतिन का रूस यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि अगर रूस ने नाटो के घातक टैंक हमलों के खिलाफ परमाणु जंग शुरू कर दी तो फिर अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध की आग में भस्म हो जाएगा। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने साफ तौर पर कहा है कि वॉशिंगटन हमें रणनीतिक हार देने की कोशिश कर रहा है, जो कभी सफल नहीं होगा। अगर रूस के खिलाफ नाटो और अमेरिका इसी तरह से साजिश करते रहे तो फिर रूस जंग में वो करेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है। का खतरा पूरे यूरोप पर है, अमेरिका पर भी है और रूस को भी लग रहा है कि उसके साथ भी एटम बम वाली साजिश हो सकती है। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने भी अपना न्यूक्लियर रूट तैयार कर लिया। इस वक्त पुतिन का सबसे खतरनाक एटम बम दुनिया के सैर पर निकला है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पुतिन के सीक्रेट प्लान के बारे में आज पूरी जानकारी हाथ लगेगी। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ज़िरकॉन से लैस रूस का युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव। व्लादिमीर पुतिन की नेवी ने जब से इस वॉरशिप को समंदर में उतारा है, तब से अमेरिका और नेटो देशों में खलबली मची हुई है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अब पुतिन ने ऐसा एक्शन लिया है जिसका रिएक्शन देने में भी अमेरिका और यूरोप के देश कतरा रहे हैं।
पुतिन के इस एक्शन को उनका समुद्र विजय प्लान भी कह सकते हैं, जिसमें रूस का एक वॉरशिप सबसे खतरनाक मिशन पर है। ये मिशन कैसे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, आपको ये भी आगे बताएंगे। अभी आपको उस हेडलाइन से वाकिफ कराते हैं जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। दरअसल रूस ने 17 से 26 फरवरी के बीच दक्षिण अफ्रीका में नौसैनिक अभ्यास का ऐलान किया है। समंदर में ये एक्सरसाइज कब, कहां और कैसे होगी, इससे ज्यादा अहम है इसकी टाइमिंग। – 2022 की वो तारीख 24 फरवरी थी जब पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन पर बारूदी बौछार से युद्ध का आगाज किया था। इस युद्ध का पहला साल ठीक 1 महीने बाद पूरा होगा। और उसी वक्त रूस की नेवी हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका के साथ अपनी ताकत की नुमाइश करेगी। बड़ी बात यह है कि इस ड्रिल में अमेरिका के एक और दुश्मन चीन की नौसेना भी शामिल होगी। समंदर में नौसैनिक अभ्यास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस ड्रिल की सबसे बड़ी बात है इसमें हाइपरसोनिक क्रूज हथियारों से लैस वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव का शामिल होना, जिसका ऐलान रूस की तरफ से डंके की चोट पर किया गया है। एडमिरल गोर्शकोव पर पुतिन का ब्रह्मास्त्र ज़िरकॉन मिसाइल भी तैनात है, जिसकी रफ्तार आवाज से भी 9 गुना ज्यादा है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पनडुब्बी, वॉरशिप या फिर जमीन पर लगे लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल 30 फीट लंबी है और 400 किलो तक ये वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। ज़िरकॉन 200 किलो टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है, जिसकी बदौलत ये 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल को अपने देश की बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी बता चुके हैं। आप कह सकते हैं कि नेटो के खिलाफ ये पुतिन का ट्रम्प कार्ड है और अमेरिका के पास भी इसके मुकाबले का कोई हथियार नहीं है। Сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. इस महीने के पहले हफ्ते में पुतिन ने यह ऐलान कर अपने दुश्मनों को दहशत में डाल दिया था। इस दौरान पुतिन के साथ मौजूद रूस के रक्षा मंत्री ने ज़िरकॉन से लैस एडमिरल गोर्शकोव का रूट मैप भी जारी किया। रूस का ये युद्धपोत आर्कटिक पोर्ट सेवेरोमार्स्क में था। उसके बाद इसे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर होते हुए हिंद महासागर पहुंचना है। हिंद महासागर में दस्तक देने से पहले एडमिरल गोर्शकोव को भूमध्य सागर के तट पर बसे सीरिया के टार्टस में ईंधन और रसद के लिए रुकना है। इसके बाद हिंद महासागर में पहुंचते ही समंदर की ये तैरती सनसनी दक्षिण अफ्रीका और चीन के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेगी। रूस इस ड्रिल का मकसद पहले ही बता चुका है। Совместным с дружественными странами поддержание регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки. रूस का इरादा इस एक ड्रिल के जरिए कई निशाने साधने का है। पहला, यूक्रेन युद्ध में तटस्थ दक्षिण अफ्रीका के साथ समंदर में अभ्यास कर नेटो देशों को करारा जवाब,
क्योंकि अमेरिका ने रूस को दुनिया से अलग थलग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और दूसरा, एडमिरल गोर्शकोव पर तैनात ज़िरकॉन मिसाइल से दुश्मन देशों को कड़ा संदेश। Данный корабль, вооруженный цирконами, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО ПРО. इससे पहले भी हाल ही में पुतिन ने एडमिरल गोर्शकोव को नॉर्वेजियन सी में भेजकर पश्चिमी देशों को दो टूक संदेश दे दिया कि वो यूक्रेन के युद्ध में ना झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। पुतिन कह चुके हैं कि ज़िरकॉन की तरह दुनिया में दूसरा कोई हथियार अब तक बना ही नहीं। ये मिसाइल वो धारदार ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन के अभेद माने जाने वाले डिफेंस सिस्टम को भी पल भर में भेदने का मादा रखता है। सच ये है कि आवाज से 9 गुना तेज रफ्तार या फिर 1 सेकंड में 3 किलोमीटर वाली रफ्तार, ये एक ऐसी स्पीड है जिसको रोकने की ताकत किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास अब तक मौजूद नहीं है, क्योंकि जब तक दुश्मन इसे ट्रैक कर पाएगा तब तक ये अपने टारगेट के करीब पहुंचकर उसे खत्म कर चुकी होगी। पूरी दुनिया को यूक्रेन और ताइवान को लेकर परमाणु अटैक का डर सता रहा है, लेकिन आज से 4 साल पहले एक और देश ने परमाणु युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। ये तैयारी यूक्रेन के दोस्त कहे जाने वाले पाकिस्तान ने की थी, वो भी भारत के खिलाफ। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी एक किताब में दावा किया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर एटमी हमले के लिए तैयार था। परमाणु युद्ध का वो लाहौरी मॉडल आखिर कितना खतरनाक था, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जरूर देखें। Баллистическая ракета из шахты номер 1. Замечаний нет. क्या इस्लामाबाद को ऐसे बर्बाद होते देखना चाहता है पाकिस्तान? क्या लाहौर शहर को आग के शोलों में बदलना चाहते हैं इमरान खान? क्या भारत के हाथों कराची में ऐसा कोहराम देखना चाहते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी एक किताब में लिखा है। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना 4 साल पहले भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुकी थी। दावा यह है कि 14 फरवरी 2019 को बालाकोट में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर ली थी। इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। पोम्पियो ने किताब में बताया है कि 27-28 फरवरी को वो अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम के हनोई में थे। इस मुद्दे को लेकर उनकी टीम ने भारत और पाकिस्तान के साथ बात की थी। भारत के लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 40 जवानों का बदला लेने के लिए बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। अपनी किताब में माइक पोम्पियो ने तत्कालीन भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज का हवाला देकर लिखा है, मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। मैं हनोई में था। एक तरफ उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर चर्चा हो रही थी, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान ने सालों से जारी कश्मीर मुद्दे पर एटमी हमले की धमकी देना शुरू कर दिया था। जब भारतीय समकक्ष ने बताया कि पाकिस्तान परमाणु हमले के लिए तैयार है और वो भी जवाब देंगे। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में साफ साफ शब्दों में लिखा है,
मुझे नहीं लगता कि दुनिया जानती भी है या नहीं कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु हमले के कितनी करीब आ चुकी थी। सच तो यह है कि मुझे भी इसका सही जवाब नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर अटैक के काफी करीब थे। बड़ा सवाल है, क्या युद्ध के उन्माद में डूबा पाकिस्तान ये नहीं जानता कि अगर वो भारत के खिलाफ अपना परमाणु बटन दबा देता तो बदले में भारत के शक्तिशाली परमाणु बमों से पूरे पाकिस्तान में न्यूक्लियर सुनामी आ जाती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाथ हो चुके पाकिस्तान के हुक्मरानों को अगर अब तक अपनी असल औकात और हिंदुस्तान के एटम बमों की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ है तो उन्हें अतीत की हकीकत से रूबरू कराना बहुत ही जरूरी है। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आज की हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास एटम बम है। भारत की परमाणु नीति भले ही नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन पाकिस्तान का क्या भरोसा। गौर करने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार को ले जाने वाले मिसाइल हैं। भारत और पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बना चुके हैं जिसके जरिए दोनों देश एक दूसरे के आखिरी कोने तक को अपने एटम बम की जद में ला सकते हैं। भारत की मिसाइल पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर और अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। बात अगर अग्नि 3 की रेंज की करें तो 3200 किलोमीटर, अग्नि 4 की 3500 किलोमीटर है। सबसे खतरनाक और एडवांस अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। शानी अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत के जवाब में पूरा पाकिस्तान ही नक्शे से मिट जाएगा। वहीं पाकिस्तान भले ही भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन बम, बारूद और मिसाइलों का पागलपन उसके युद्ध चरित्र का पर्दाफाश करता है। पाकिस्तान की नस्र मिसाइल की मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है। बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। शाहीन 1 की रेंज 750 किलोमीटर है। गौरी मिसाइल की मारक क्षमता 1250 किलोमीटर तक है। शाहीन 2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक की है। वहीं शाहीन 3 मिसाइल 2750 किलोमीटर की दूरी तक के इलाके को अपनी जद में ले सकती है। भारत के परमाणु हथियार देश की सुरक्षा के लिए हैं। हिंदुस्तान की परमाणु नीति पहले हमला करने की नहीं है। दुनिया भर में परमाणु ताकतों पर रिसर्च करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की 2018 की रिपोर्ट कहती है भारत के पास 130 से 140 जबकि पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु हथियार हैं। 2009 तक भारत के पास 60 से 70 बम जबकि पाकिस्तान के पास करीब 60 परमाणु बम थे। 10 साल में दोनों देशों ने अपने परमाणु बमों की संख्या दोगुनी से अधिक कर ली है। पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि भारत की न्यूक्लियर ताकत हाइड्रोजन बम की है। हाइड्रोजन एक आम एटम बम से कई गुना ज्यादा ताकत रखता है और कई गुना ज्यादा तबाही मचाता है। वैसे तो कोई भी देश अपने परमाणु बमों की जानकारी 7 तालों में बंद रखता है। यह खुफिया जानकारी होती है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी एकेडमिक और युद्ध विरोधी संस्थाएं इन विषयों पर रिसर्च करती रहती हैं।
एक ऐसी अमेरिकी संस्था इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध में एक साथ अपने अपने एटम बम फोड़ दें तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। जो परमाणु धमाके में बच जाएंगे वो भूखमरी और बीमारियों की चपेट में आकर काल की गाल में समा जाएंगे। इसीलिए हिंदुस्तान आखिरी वक्त तक अपने परमाणु बमों से इंसानियत को खाक में नहीं बदलने की पॉलिसी बनाए हुए है। लेकिन अगर ना चाहते हुए भी नौबत पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराने की आ जाए तो भारत की रणनीति सबसे पहले इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और नौशेरा में पाकिस्तानी आर्मी आर्म्ड कॉर्प्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की रह सकती है। 250 किलोमीटर रेंज वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी से पाकिस्तान के अहम शहर लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं 700 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले अग्नि और अग्नि 2 मिसाइल से पाकिस्तान के तकरीबन सभी शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, कराची, क्वेटा और ग्वादर तक को नस्तो नाबूद किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास कोई भी परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बी नहीं है, लेकिन भारत के पास अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जो जमीन, समुद्र या हवा कहीं से भी दागी जा सकती है। ये पूरे पाकिस्तान को राख के ढेर में बदलने की ताकत रखती है। यानी भारत के परमाणु हमले से पूरा पाकिस्तान शोलों में बदल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की परमाणु ताकत को भी कम आंकना ना समझिए। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज यानी NIAS ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत ही गहरी रिसर्च कर रखी है। NIAS की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के करीब आधे से ज्यादा परमाणु बम गौरी मिसाइल से गिराए जा सकते हैं। पाकिस्तान की गौरी मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर तक की है। पाकिस्तान के पास करीब 8 वॉरहेड ऐसे हैं जो शाहीन 2 से गिराए जा सकते हैं। पाकिस्तान के इस मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक की है। पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी से 16 परमाणु बम दाग सकता है। गजनवी की मारक क्षमता 270 से 350 किलोमीटर है। पाकिस्तान की कम दूरी की नस्र मिसाइल की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स है जिसके जरिए वो भारतीय सेना की बढ़ती हुई टुकड़ियों को टारगेट कर सकती है।